नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी रार से अब हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बन आई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं अगले ही दिन पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य ने सरकार पर विधायकों की अनदेखी के आरोप लगाए और ये भी दावा किया कि कई विधायक सरकार से नाराज हैं। विधानसभा का नंबर गेम ऐसा उलझा है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन लेने से कांग्रेस कतरा रही है, तो वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक मोड में आ गई है। विधानसभा का नंबर गेम कांग्रेस सरकार के विपरीत नजर आ रहा है, लेकिन सुक्खू सरकार बचाने और 5 साल चलाने का दावा कर रहे हैं। विधानसभा से बजट पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। सुक्खू सरकार को फिलहाल फौरी राहत मिल गई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये राहत कितने दिनों तक रहेगी। हिमाचल में कांग्रेस के सामने हिमालय जितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मात्र 14 महीने पहले उत्तर भारत में कांग्रेस को जश्न मनाने की वजह देने वाले हिमाचल की सुक्खू सरकार के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी के एक दाव ने सीएम सुक्खू का सुख चैन छीन लिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी को वोट दे दिया। इसके बाद राज्यसभा चुनाव का सारा समीकरण ही बदल गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर यानी 34-34 वोट मिले। ये पहली बार है जब राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों में बराबर वोट मिलने की वजह से पर्ची से हार जीत का फैसला किया गया। हालांकि इस पर्ची के फैसले में भी कांग्रेस को किस्मत का साथ नहीं मिला और इसमें बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी सुक्खू सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है और सीएम सुक्खू से इस्तीफे की मांग कर रही है। अब आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी। हालांकि सीएम सुक्खू सिंह इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं। सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा नहीं देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू को बड़ा झटका दिया है। विक्रमादित्य ने सुक्खू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने उनके पिता और उन्हें अपमानित किया। विक्रमादित्य ने आरोप लगाया कि जिन वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल कर कांग्रेस चुनाव जीत कर आई, उन्हीं की प्रतिमा लगाने के लिए शिमला के मॉल रोड पर 2 गज जमीन नहीं दी गई। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। इस बीच बुधवार को हिमाचल विधानसभा भी जंग का मैदान बना रहा। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से वोटिंग डिवीजन की मांग की। सीएम सुक्खू के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा में जमकर हंगामा किया।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया। नाराज बीजेपी के विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस के बागी 6 विधायकों ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पास होने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया और हिमाचल में सत्ता से लेकर संगठन तक सामंजस्य बनाने के लिए फॉर्मूले पर मंथन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने हिमाचल का संकट दूर करने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपी। दोनों नेता हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले हैं और कांग्रेस विधायकों से बात कर रहे हैं। नाराजगी दूर करने के लिए फॉर्मूला निकालने पर चर्चा हो रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के लिए सूबे में दो धारी तलवार जैसी स्थिति है। विक्रमादित्य गुट पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीएम सुक्खू ने भी साफ कर दिया है कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के सियासी आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं और बीजेपी के 25 विधायक। राज्यसभा चुनाव के बाद बदली परिस्थितियों में विक्रमादित्य समेत कांग्रेस के 7 विधायक बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। 3 अन्य भी सरकार का साथ छोड़कर बीजेपी के करीब जा चुके हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार के पास फिलहाल 33 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के लिए जरूरी 35 विधायकों के जादुई आंकड़े से 2 कम है। दूसरी तरफ 7 बागियों, 3 अन्य और बीजेपी के 25 विधायकों को मिला लें तो 35 विधायक सरकार के खिलाफ हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस के 7 नहीं कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में तो साफ है कि इस वक्त सुक्खू सरकार अल्पमत में है। अब विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के साथ ही सरकार गिरने का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन कांग्रेस हिमाचल में सरकार कैसे बचाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हिमाचल के सीएम कह रहे हैं कि 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि हिमाचल की जो सरकार है वो अल्पमत में है। और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीपन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है संदीपन जी आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रखर जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक यादव भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे और पहला सवाल संदीपन शर्मा जी मेरा आपसे ही है। राज्यसभा का चुनाव क्या हुआ सर? दल बदले बगैर दिल मिलने की होड़ मच गई। हिमाचल में 6 कांग्रेसी विधायकों का दिल बदला, यूपी में 7 समाजवादियों का दिल बदला, बिहार में बिना चुनाव के 2 कांग्रेसियों का दिल ऐसा बदला कि दल ही छोड़ दिया। ये किस चीज का असर है सर, जो सूबे सूबे चली दल बदल की लहर है? ऐसा है ना, यहाँ कहा जाता है आप अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट करिए, और अंतरात्मा विधायकों की बदलती रहती है पार्टी लॉयल्टीज की तरह। मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है संदीपन जी को। मैं आऊंगी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन ये बताइए प्रखर सिंह जी, आपकी सरकार तो फिलहाल बच गई, लेकिन विक्रमादित्य के इस्तीफे का असर दूर तक जाएगा। प्रश्न कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी है कि एक मंत्री को परेशान होकर इस्तीफा देना पड़ रहा है। विक्रमादित्य ने अपने दर्द को उड़ेल दिया। वो कह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव उन्हीं के पिता के नाम पर जीती, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्थिति कांग्रेस के भीतर ठीक नहीं है। देखिए रेशु जी, आप याद करिए हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी ने अपनी पूरी कोशिश करी थी, हर तरह के वादे किए थे, हर तरह की नीति अपनाई थी, और इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हर तरह की नीति, हर तरह के वादे किए थे, मगर हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया था और कांग्रेस की सरकार को चुना था। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की पार्टी को चुना है, कांग्रेस की नीतियों को चुना है वहां के प्रदेश के लोगों ने, और ये वहां के सभी लोग जानते हैं। हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय मंडल है वो गया हुआ है।
वहां लोगों से बात कर रहा है। और मैं आपको फिर बहुत तुझसे कह रहा हूं कि कांग्रेस की वहां सरकार है और रहेगी। सर, हम तो कह ही नहीं रहे ना कि कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। ये तो लगातार बीजेपी सुबह से कह रही है कि आपकी जो सरकार है वो अल्पमत में है। और ये सवाल, ये प्रश्न लगातार क्यों उठे? अगर विक्रमादित्य अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो शायद इस तरह के सवाल भी नहीं उठते। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चाहती है कि वो किसी तरीके से सरकार को गिरा दे, और वो पूरी कोशिश कर रही है। आप देखिए सीआरपीएफ का हेलीकॉप्टर, अगर जब सीआरपीएफ वाले अपने लिए मांगते हैं जब पुलवामा में, तब उनको नहीं मिलता है, मगर यहाँ सीआरपीएफ का हेलीकॉप्टर कैसे विधायकों को लेकर चला जाता है? का पूरा हाथ है। ये पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मगर जितना भी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं गिरा पाएंगे। और जहां जहां गिरा ले रहे हैं, आप वो लोकतंत्र में जनता के मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं, और जनता आने वाले समय में उनको सबक सिखाएगी। देखिए जनता, ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रशांत शर्मा जी, प्रखर जी कह रहे हैं कि आप सरकार गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अथवा किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़ने की जरूरत नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी आज इतने छोटे छोटे गुटों में बंटी हुई है। आने वाले समय में इनकी लड़ाई सड़कों पे आएगी। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनावों में जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है, ये सबसे ताजा उदाहरण है कि पिछले 14 महीनों में इस सरकार ने और इस सरकार के मुखिया ने अपनी लोकप्रियता को निम्न तक पहुंचाया है। आने वाले समय में ये सरकार 14 महीने भी कैसे चली, यह भी एक बड़ा ही सोचनीय विषय है। ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को तो 4 दिन भी सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है। जिस प्रकार से इस सरकार ने और इसके मुखिया ने प्रदेश की जनता को ठगा है, प्रदेश के विधायकों को ठगा है, कांग्रेस पार्टी के संगठन को ठगा है। आज मैं किसी चैनल के माध्यम से देख रहा था कि जो दिल्ली से इनके हाईकमान से आज शिमला में बैठ के कोई जयराम रमेश जी बड़ी प्रेस वार्ता कर रहे थे कि संगठन सर्वोपरि है। आप आज स्थिति देखिए कांग्रेस पार्टी के संगठन की, कि इनके जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पे प्रकाश चौधरी जी, इतना बड़ा नाम है, एक दलित चेहरा है। वे इस्तीफा देते हैं, बार बार मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुने, परंतु उनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद इनकी प्रदेश अध्यक्ष जो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद भी है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें जो है इस सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कही, परंतु इस सरकार के मुखिया के ऊपर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के ऊपर के कानों के पीछे जूं तक नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार हमारा मानना है कि इस पार्टी को, इस कांग्रेस सरकार को तोड़ने के लिए किसी को भी कुछ करना। आपकी कई बातों से हम यहाँ पर सहमत हैं। ये बताइए, अभी जो गंभीर आरोप आप लगा रहे थे प्रखर सिंह जी की बीजेपी लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी तो ये समझना चाहिए, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपके यहाँ पर आपके जो विधायक हैं वो क्यों परेशान हैं, क्या उनकी परेशानी है? शीर्ष नेतृत्व ने कभी उनकी बातों को सुनने की कोशिश की? विक्रमादित्य ने कहा कि मैं भारी मन से कह रहा हूं कि राज्य सरकार से वीरभद्र सिंह की मूर्ति स्थापित करने के लिए माल रोड पर जमीन का एक टुकड़ा नहीं मिल सका, जिसके नाम पर हमने सरकार बनाई थी। ये वो सम्मान है जो इस सरकार ने मेरे दिवंगत पिता के प्रति दिखाया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि हम भावुक लोग हैं, हमें पदों की परवाह नहीं है, लेकिन सम्मान की भावना होनी चाहिए। सर, ये नौबत क्यों आई कि उनको सबके सामने आकर अपने दुख, अपनी व्यथा, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफों को बताना पड़ रहा है? काश आप लोग पहले सुन लेते तो घर की बात घर के भीतर ही रह जाती, इतना सब कुछ तो नहीं होता ना। देखिए, जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है वो गए हैं और वहां के विधायक मंडल दल की बात नहीं गए हैं, और हमारे यहाँ विधायक मंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर ही फैसला लेता है। हमारे यहाँ कोई पर्ची का सिस्टम नहीं है कि पर्ची आई और इस तरह से पर्यवेक्षक भी चौंक जाए कि क्या हो गया है, किसको बना दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सबकी बात सुनी जाती है, और जो भी बात, देखिए जो भी हमारे यहाँ जो मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम बीजेपी जा रहे हैं। हमारे आपस की चीजें, हमारा मंडल गया हुआ है, वो आपस में सॉल्व कर लेगा। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण कोशिश कर रही है कि इन प्रकार से सरकार को गिरा दे। अलग अलग जगहों पर जहां जहां भी पा रहे हैं वहां लोगों को तोड़ के ले आ रहे हैं, अपने नेताओं को पद नहीं देते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता पर बड़ा बड़ा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, उस नेता को अपने यहाँ बड़े बड़े पदों पर दिया है सरकार ने।
तो भारतीय जनता पार्टी की तो दहली लेकिन आप भी तो अपने विधायकों के मर्म को समझिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? क्यों वो आपकी पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं? उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनका दुख, उनका दर्द आप लोग भी तो समझने की कोशिश करिए ना सर। सारा आरोप आप बीजेपी के ऊपर मर देंगे, ये तो नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे ही आरोप लगाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन सब विधायक टूटकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? आपके हाथ खाली हो जाएंगे। अरे रेशु जी देखिए, जनता चुनती है, कांग्रेस की नीतियों पर लोगों को चुनती है। जो विधायक चुन के आते हैं वो कांग्रेस की नीतियों पर चुन के आते हैं। हिमाचल में जो भी स्थिति है उसका समाधान निकाला जा रहा है। वहां पर ऑलरेडी जब आप डिबेट कर रहे हैं, इस समय मीटिंग चल रही है वहां पर। रही बात दूसरी, अगर आप महाराष्ट्र ठीक है, लेकिन ये मीटिंग सर आज चल रही है ना। कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक हिमाचल आज पहुंचे हैं, वो तब पहुंचे हैं जब बगावत बढ़ गई है, आग बुझाने की अब कोशिश की जा रही है। लेकिन जब एक बार आग लग जाती है तो इतनी जल्दी से नहीं बुझती है, ये तो आप भी जानते हैं। अरे जितने सवाल पूछेंगे उसका एक एक करके ही तो जवाब दूंगा। आपने कहा इससे पहले कि आपके यहाँ नेता क्यों चले जाते हैं। हम जब महाराष्ट्र के नेता गए, उन्हीं को भ्रष्टाचारी बोलते थे बीजेपी वाले, उसके बाद अपने यहाँ राज्यसभा सांसद दे दिया। अब अपोजिशन में अपने पर्सनल फायदे के लिए वो राज्यसभा के लिए अगर चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की इसमें गलती तो है नहीं। उसने ये तो नहीं बोला कि हम बीजेपी की नीतियों को बहुत पसंद कर रहे हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए गए हुए थे। तो अगर कोई नेता अपने पर्सनल फायदे के लिए छोड़ के जाता है, उसमें पार्टी की गलती नहीं होती। पार्टी की अपनी नीतियां हैं, पार्टी अपने सिद्धांत है जिस पर चलती है, जिसके लिए पार्टी ठीक है अशोक यादव जी, जिस तरीके से कह रहे हैं प्रखर सिंह जी कि सब अपने पर्सनल फायदे के लिए जा रहे हैं, क्या आपके यहाँ से जो लोग जा रहे हैं या जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, आपको भी लगता है कि उनके सबके अपने पर्सनल फायदे थे? इसमें लगने और लगाने की जरूरत नहीं है ऋषु जी। ये पूरा जनता को सबको पता है कि वो अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं या किस चीज की आवाज सुन रहे हैं, ये तो सबको पता है। क्योंकि जब ये अंतरात्मा की आवाज की ऐसे खास मौकों पे अंदर से आती है, तो जब ये चुनाव में जाते हैं पार्टी का सिंबल लेकर के, पार्टी की नीतियों को लेकर के, लोगों से वोट मांगते हैं, तो पार्टी की नीतियों को मांगते हैं, अपने अंतरात्मा से मांग के वोट आते, फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते। और इनकी अंतरात्मा में मुझे लगता है ऋषु जी, भाजपा का सॉफ्टवेयर इम्प्लांट हो गया है। और वो सॉफ्टवेयर होता है गद्दारी का, जो टाइम टाइम पे इनको अंतरात्मा की आवाज सुनाता है। इसी टाइप का सॉफ्टवेयर और अंतरात्मा की आवाज उसमें लगी थी, जो अनिल मसीह था, जो प्रिजाइडिंग अफसर था चंडीगढ़ में, उसकी अंतरात्मा में भी यही भाजपाई सॉफ्टवेयर इम्प्लांट हो गया था गद्दारी वाला, कि अपने जॉब से उसने गद्दारी किया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो इस तरह की अंतरात्माओं की आवाज जो है ये आती रहती है इन लोगों की, और ये आवाज भाजपा के सॉफ्टवेयर से आती है। ठीक है जी। संदीपन जी, ये चुनाव से पहले ही जो नेता हैं उनकी अंतरात्मा क्यों जागती है? चुनावी सीजन में ही जो विधायक हैं वो बेवफा क्यों हो जाते हैं? नहीं, जैसे अभी कह रहे थे कि अंतरात्मा को जगाने के लिए बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, और बीजेपी को जरूरत पड़ती है इन लोगों की अंतरात्मा की चुनाव से पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैं पहले कह रहा था, मेरी आवाज कट गई थी, कि राज्यसभा के चुनाव में डिफेक्शन लॉ तो काम होता नहीं, लागू नहीं होता है। तो उस कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी अंतरात्मा उस वक्त जाग जाती है। उनको मालूम है कि उनको पार्टी से कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, उनकी सदस्यता जाने का कोई उनपे उनकी तलवार लटकते नहीं एंटी डिफेक्शन की, इसलिए वो अंतरात्मा की आवाज सुन लेते हैं बीजेपी के कहने पर। और ये जनरली इसलिए होता है कांग्रेस में खासकर, क्योंकि कांग्रेस का सेंटर बहुत कमजोर है। आज से कई 20, 25, 30 साल पहले जब सेंटर मजबूत हुआ करता था कांग्रेस का, जब इंदिरा गांधी वगैरह के जमाने हुआ करते थे, तो किसी चीफ मिनिस्टर की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बोल सके सेंटर के अगेंस्ट। और उस जमाने में इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर ऐसे बदलती थी जैसे लोग अपनी कटलरी बदलते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया है। तो जैसा हमारे कहते हैं वैपिन होता प्रीत, तो सेंटर कांग्रेस का इतना कमजोर है कि कोई भी विधायक अपने पर्सनल हित के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो विक्रमादित्य सिंह है वो कह रहे हैं उनको पद का लालच नहीं है। अब ये पद का लालच तो तब पता लगेगा जब सरकार गिरती है और उनको दोबारा पद क्या मिलता है। और ये सब बहाने हैं कि मेरे पिताजी की मूर्ति के लिए जमीन लौटने की। मेन बात है यहाँ पे उनका खुद का एम्बिशन, वो बनना चाहते थे, अपनी मदर को बनाना चाहते थे सीएम, और तब से उनकी ये इनकी शिकायत चलती है। और मौका आती है उन्होंने, जैसे कहते हैं कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज रेड हॉट, तो उन्होंने हमला कर दिया है। तो अंतरात्मा बीजेपी जगाती है, और हर नेता के अंदर अपने अंदर एक एम्बिशन होता है, नंबर 2। और तीसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसलिए किसी का डर नहीं। और चौथा यह कि कांग्रेस बड़ी कमजोर हो गई है, तो उसका किसी को डर नहीं रहता कांग्रेस के हाईकमांड का। तो ये 4 कारण मुझे लगता है अंतरात्मा के जागने के। ठीक है, चलिए प्रखर जी, अंतरात्मा
जागने के क्या कुछ कारण हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर संदीपन जी ने बता दिए। और इसके साथ ही ये बात तो आप लोगों को भी स्वीकार करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि इंदिरा गांधी के समय वाली जो कांग्रेस थी वो अब देखने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी कमजोर पड़ा है। देखिए, इंदिरा जी बहुत बड़ी नेता थी इस देश की, उन्होंने क्या क्या किया है उसको बोलने लगूंगा तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। रही बात आज की, इससे पहले देखिए ऐसी सरकार इस देश में नहीं देखी जिसने बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करी। जहां जहां इनकी सरकार नहीं आती वहां वहां तोड़फोड़ करते हैं, अपनी CBI से प्रेशर डालते हैं। और ये मैं नहीं कहता, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 90% से ऊपर जितने भी CBI इस समय केस और रेड कर रही है वो अपोजिशन लीडर्स पर है। तो भारतीय जनता पार्टी, और देखिए दोहरा चरित्र इनका, जिसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसको अपने आप पद देते हैं। और तीसरी चीज, जो मूल मुद्दे हैं जनता के उससे भटकाने का हमेशा काम करते हैं। इस देश में 44% युवा जो 25 साल से कम का है वो बेरोजगार है। इस देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट खाना दे रही है। जब मुद्दे, किसान यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है, MSP की मांग कर रहा है। ठीक है सर, अभी तो फिलहाल किसानों को आप छोड़िए, पहले तो आप अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करिए, उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। ये मुद्दों पर बात करने के लिए आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त तो संकट के बादल हिमाचल में छाए हुए हैं। मैंने फिर बताया, हिमाचल की सरकार है और रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑपरेशन लेटर इनका यहाँ पर फेल हो गया, इन्होंने बड़ी कोशिश करी। आपको देखिए सबूत है, CRPF का हेलीकॉप्टर आ जा रहा है विधायकों के लिए, लेकर के जा रहा है। तो जितनी कोशिश करनी थी इन्होंने कर ली। हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंच गया है, वहां हमारा दल बात कर रहा है और वहां पर जितनी भी समस्याएं हैं वो अभी सॉल्व हो जाएंगी। जब तक हम डिबेट कर रहे हैं तब तक ठीक है प्रशांत जी, जितनी भी समस्याएं हैं हिमाचल में वो सॉल्व हो जाएंगी और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं प्रखर सिंह जी। लेकिन आप लोग तो सुबह से ही यही राग अलाप रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार, अल्पमत में है सरकार। हिमाचल के CM भी कह रहे थे कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी अगर आप लोगों ने कुछ अड़ंगा ना लगाया, अगर आप लोगों ने विधायकों को लालच ना दिया। और यही बात सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। प्रियंका सोशल मीडिया पर हिमाचल में बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही हैं। और यही आरोप कल अखिलेश यादव ने भी लगाया था कि विधायकों को डरा धमकाकर बीजेपी अपने पक्ष में कर रही है। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार है, तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है कि सुधीर शर्मा जी भ्रष्टाचारी हैं, राजेंद्र राणा जी भ्रष्टाचारी हैं, रवि ठाकुर जी भ्रष्टाचारी हैं, लखनपाल जी भ्रष्टाचारी हैं। अरे भाई, आप अलमत में हैं, आप 43 विधायकों के साथ विधानसभा में बैठते हैं, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो आप 34 पे रुक जाते हैं। अब इससे ज्यादा और किरकिरी कितनी करेंगे सरकार की। और मैं आपके समक्ष एक बात कहता हूं कि आज जितने लोग ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस सरकार से अपना मुंह फेर रहे हैं, इसका मुख्य कारण मैं बताता हूं आपको। पिछले 14 महीने में 19,000 की केंद्रीय सहायता हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली, 15,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया, टोटल मिला के 34,000 करोड़ रुपए की इनके पास सहायता केंद्र से प्राप्त हुई, कर्ज और केंद्रीय सहायता के रूप में। परंतु प्रदेश में विकास कार्य ठप है, कर्मचारी सड़कों पे है, पेंशनर सड़कों पे है, 3-3 महीनों की सैलरी लोगों के कर्मचारियों की बंद है, युवा जो है वो सड़कों पे अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक विधायक इससे ज्यादा और कितना सहन कर सकता है। इस प्रकार का, जिस प्रकार का तानाशाही पूर्ण रवैया जो सुखविंदर सुक्खू जी का है, तो आप चलो ठीक है सर, ये तानाशाह आप उन्हें बताते हैं, वो आप लोगों को तानाशाह बताते हैं। और ये जो सिलसिला है वो तो हम देख रहे हैं कि किसी भी डिबेट में हम बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला यहाँ पर चलता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है, जनता जिसको चुनती है, अपने मत का इस्तेमाल जिस सरकार के लिए करती है, अगर ऐसी सरकार को गिराने की कोशिश की जाए तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस के सामने हिम जैसा यानी पहाड़ जैसा संकट अभी भी बरकरार है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीपन शर्मा जी, जो स्थिति बीते दिन से बनी है, क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि सुक्खू सरकार पर संकट के बादल अभी भी बरकरार है और जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी थी वो स्थिति आने वाले समय में हिमाचल में भी बन सकती है? देखिए, ऐसा है कि पहले हमारे यहाँ एक कहावत होती थी कि आया राम गया राम। फिर उसके बाद में नीतीश कुमार मॉडल पूरे देश में लागू हो गया है
और नीतीश कुमार मॉडल ये कहता है कि जिसका एम्बिशन होता है, अल्टीमेटली अगर आप उसका एम्बिशन थ्वाट करते हैं, यानी आप मान लीजिए हिमाचल के केस में कि अगर आप विक्रमादित्य सिंह को अगर सीएम नहीं बनने देंगे तो जोड़ तोड़ लगा के किसी न किसी तरीके से अपना एम्बिशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हुए और जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उससे लग रहा है कि अभी यहाँ पे खेल शुरू हुआ है और विक्रमादित्य सिंह के पास बहुत सारे मुझे लगता है एसेस हैं। और चूंकि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है ऑपरेशन लोटस को इंप्लीमेंट करने के लिए और छोटे स्टेट में उनको लागू करना बड़ा आसान होता है, तो मुझे आज की स्थिति देखते हुए लगता है कि हिमाचल की सरकार पे निश्चित तौर पर संकट है। और अगर उनके जो एम्बिशंस हैं उनको अगर बीजेपी हवा देगी तो जैसे नीतीश कुमार है या अजीत पवार है, जिस तरीके से आसानी से दल बदल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, मुझे लगता है वैसा हिमाचल में होने वाला है। अगर ऐसा होता है, सुक्खू हटते हैं, तो कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? सरकार गिरने के बाद तो कोई विकल्प बचता नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि सरकार गिरने से पहले किसी तरीके की, जिसे कहते हैं कि बार्गेनिंग हो जाए और कहा जाए कि चलिए जो रिबेल्स हैं हिमाचल के, उनको सत्ता में और भागीदारी दी जाए, या अगर उनकी कोई जेन्युइन शिकायत है उनको ठीक किया जाए, उनको रिड्रेस किया जाए, तब तो संभावना बनती है। लेकिन सरकार अगर गिर जाती है तो फिर कोई विकल्प कांग्रेस के पास है नहीं। जो विकल्प है वो आज की तारीख में इतना है कि जो ये टीम गई है उनकी सेंटर से, वो बात करे विधायकों से और देखे कि किस तरीके से सरकार को बचाया जा सकता है। उसमें दो ऑप्शन है, या तो सुक्खू की स्थिति को देखते हुए उनको हटाया जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि सरकार गिरेगी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं और एक आइडियलिस्टिक स्टैंड लिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा और कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, जैसे विक्रमादित्य सिंह और उनका जो फैक्शन है उनके एम्बिशंस को अकोमोडेट किया जाए। ठीक है। ये बताइए इस दौरान प्रखर सिंह जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर कर रहे थे संदीपन शर्मा जी, कि आपको जो करना होगा वो हाल फिलहाल में ही करना होगा, और अगर हाल फिलहाल में आपने नहीं किया तो जिस बात को अभी आप बहुत छोटा मान रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत बड़ी स्थिति में आ जाए, क्योंकि विक्रमादित्य ने जिस तरीके से इस्तीफा सौंपा है तो ये सिर्फ ये नहीं है कि इस्तीफे तक रह जाएगा, ये बात बड़ी दूर तक जाएगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जरूर करेगी बीजेपी। देखिए, ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंच गए हैं। मीटिंग, और जब हम डिबेट कर रहे हैं तो मीटिंग जारी है वहां पर। विधायक अपनी बात रख रहे हैं और सारी बातों का रिजॉल्व करी जा रही है। तो देखिए, तो मैं फिर आपको बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ, हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और पूरे 5 साल रहेगी और जनता के लिए अच्छा काम करेगी और फिर रिपीट करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इनके प्रकार हर कोशिश करती है कि किसी तरीके से जनता का जो मैंडेट है उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि उनको जनता ने नहीं चुना था। इतने ही अच्छे थे तो अच्छे काम किए होते। और इससे पहले प्रशांत जी बहुत सारी बातें कर रहे थे। अरे भाई, जब इतनी बड़ी राष्ट्रीय जब त्रासदी आई हिमाचल में, तो हमने जब बोला इसको नेशनल त्रासदी करो, तब तो आप नहीं माने, तब तो आपने कोई पैकेज भी नहीं दिया। हमसे कह रहे हैं कि आप अपनी सैलरी नहीं दे पा रहे। अरे जब सेंट्रल हमारा पैसा ही नहीं दे रहा तो कैसे देंगे? आप सब कोशिश कर रहे हैं और हानि किसकी कर रहे हैं? देश की जनता की। और जनता देख रही है और आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो फिर आपको यही सबक सिखाएगी। आप पूरी कोशिश कर लिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां है और रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पर पैकेज को लेकर बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कल बड़े बड़े पैकेज को लेकर चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। प्रशांत शर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं किसी की अंतरात्मा को नहीं जानता, पर किसी को धमकाया गया होगा, किसी को लालच दिया होगा, किसी को पैकेज दिया होगा। शिवपाल यादव ने भी कल यही आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की सभी सीमाएं पार कर दी हैं, और यही बातें आज हिमाचल के दौरान भी कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सरकार को गिराने की पूरी कोशिश आप लोग कर रहे हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं बल्कि अपने विधायकों के ऊपर लगा रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव, जिनके ऊपर चुनाव लड़ा है, वे लोग जीते हैं और उन्हीं के ऊपर ये लोग शक कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास? बहुत बड़ी निराशा का माहौल आज इस प्रदेश में बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बना हुआ है। आज तक इतना जबरदस्त विरोध किसी भी सरकार का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ जितना कि आज ये माहौल बना हुआ है। सुक्खू जी एक तरफ इनके पीडब्ल्यू मिनिस्टर पिछले दिनों नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विधानसभा में ये कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार से 19,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिली। ये कागजों में कुछ और कहते हैं, पब्लिकली कुछ और कहते हैं।
यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे, मैं तो कहता हूं एक बिल्कुल जो अणु होता है ना, अणु, उस रूप में बिखर चुकी है। इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ये एक परिवार को पालने के लिए जितनी ये केंद्रीय सहायता मिल रही है, जितना ये प्रदेश को कर्ज के अंदर डुबो रहे हैं, उस कर्ज के पैसे का और केंद्रीय मदद के पैसे का जो है ये इस्तेमाल राहुल गांधी की जो जितनी यात्राएं निकल रही हैं उसमें ये डायरेक्ट रूप से कर रहे हैं। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो सकता जिस प्रकार की धांधली आज इस प्रदेश का द्वारा इस प्रदेश में हो रही है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी तो कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, तो पदयात्रा में कौन सा खर्चा आ रहा है? अरे भाई, ये तो दिख रहा है जहां जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की हालत क्या हो रही है। यूपी में आपने देख लिया, बिहार में आपने देख लिया। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हिमाचल प्रदेश में आए और कुछ ना कुछ वो अपने तरह का कुछ यहाँ पे भी करके जाएं। ऐसा है कि राहुल गांधी आज प्रदेश मतलब कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां जहां से निकलती है वहां पर कुछ ना कुछ कारनामा हो जाता है। बिहार से राहुल गांधी की यात्रा निकली तो वहां पर गठबंधन टूट गया, उसके बाद झारखंड से निकली और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश से भी निकली है। हिमाचल में भी राहुल गांधी की यात्रा पहुंची, तो इस दौरान कुछ ना कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। इस तरह की बातें आप कह रहे हैं क्या? जी जी जी, देश देख रहा है। आज देश के पास नरेंद्र भाई मोदी जैसा एक सशक्त नेतृत्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सोच समझदार व्यक्ति क्या कभी ऐसा तुलना कर सकता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में? जी नहीं, राहुल गांधी कहीं भी नहीं ठहरते हैं। जिस प्रकार से आज भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है, ऐसी कल्पना राहुल गांधी नहीं कर सकते। वे छोटी छोटी यात्राएं कर रहे हैं और जहां जहां इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वे लोगों जनता का पैसा लेकर उन यात्राओं में पहुंच रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा। लेकिन आप ये छोटी छोटी यात्रा कह रहे हैं, आप ये बताइए, आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी ही होगी, मुझे लगता है कि पूरी बताने की जरूरत नहीं है। तो अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए। और राहुल गांधी भी अपनी मंजिल की तरफ लगातार चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं वो बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि लगातार जिस भी राज्य में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी तोड़ मेहनत करते हैं, वहां पर अपनी सरकार बनाते हैं, वहां के विधायकों के साथ आप खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक असली चेहरा आपको बताता हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के पक्षधर हैं। परंतु मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पे कितनी सीटों के ऊपर इन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया हुआ है? ऐसे सरकारें बनती हैं केंद्र में। आप यूपी में जाइए, पश्चिम बंगाल में इतनी सीटें हैं, आपको कितनी सीटें मिली वहां पे ममता बनर्जी से? दिल्ली जैसे 5 सालों तक हारते हुए आए हैं, जहां पर आपने एक लंबे समय तक राज किया बनाने का, आप 2 बार सरकार बनानी, तो आपको लग रहा है ठीक है। अभी कांग्रेस की स्थिति वो वाली स्थिति नहीं रही है, इस बात को स्वीकार करते हैं। और इस बात को हम क्या स्वीकार करेंगे, लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी स्थिति को खुद स्वीकार कर रही है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि राहुल गांधी मेहनत नहीं कर रहे हैं या प्रियंका गांधी दोबारा से कांग्रेस को खड़ी करने के लिए लगातार कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो दोनों की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन जब अपने ही साथ ना दें तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? यही हुआ ना अभी राज्यसभा के चुनावों में, क्रॉस वोटिंग कर दी, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? इसमें तो आत्ममंथन करने की जरूरत है ना। अब सुखविंदर सुक्खू जी कोई जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, वो राहुल गांधी की ही पसंद है। क्या राहुल गांधी नहीं जानते कि सुखविंदर सुक्खू का चरित्र कैसा है, उनकी कार्यशैली कैसी है? जिस प्रकार के ये कार्य यहाँ पे कर रहे हैं उन्हें पहले से ही पता था कि इस प्रकार की इनकी कार्य प्रणाली है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 2 फाड़ होनी है और वो हो चुकी है। ठीक है, जिस प्रकार की जी प्रखर जी, प्रशांत जी कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, पहले से ही इनको सूचना थी। पहले से सूचना क्या थी? इनका सीआरपीएफ का हेलीकॉप्टर कैसे पहुंच गया? सूचना क्या इन्होंने ही तो भेजा। सरकारी हेलीकॉप्टर है भाई साहब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैसे पहुंच गया? सारी सूचना इनकी पहले पहुंच जाती है। जवाब दे दीजिए प्रशांत जी।
किसका हेलीकॉप्टर जी? अरे सीआरपीएफ का हेलीकॉप्टर। अरे भाई अपने प्राइवेट मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर पूछिए। था। राज्य की सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्य नहीं है, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली सेंट्रल के ऊपर आती आप है। खुद सेंट्रल पुलिस खुद बोर्ड प्रवंचित क्या कर बात रहे कर हैं रहे हैं भाई? कि इनकी इंटेलिजेंस के पास प्रवक्ता इतनी हैं आप, सूचना क्या नहीं है बातें कर रहे कि हैं? कहां से कौन सा हेलीकॉप्टर अरे भाई, सीआरपीएफ का हेलीकॉप्टर नहीं किया। सीआरपीएफ कहां से आ रही है, किस राज्य की सीआरपीएफ पुलिस का कहां से आ हेलीकॉप्टर का रही है? प्रशांत जी ये आप तो बहुत सारी मुख्यमंत्री बातें बोल रहे की हैं। कार्यशैली के ऊपर देखिए, प्रतिबंधित साउथ आप इंडिया लोग में खुद आप खड़ा रह कर रहे रहे हैं, हैं। कर्नाटका में आपकी सरकार नहीं है, 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें वोट परसेंटेज में हम आपसे ज्यादा है, हिमाचल में आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना कोशिश कर ले, बिहार में भी आपकी स्थिति ठीक है, आप लोग लगातार ये कहते हैं कि सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके विधायक आपके क्यों नहीं है? वो दूसरे खेमे में कैसे शामिल हो जाते हैं? इसके लिए प्रखर जी आप लोगों को भी मंथन करना होगा। अशोक यादव जी, कांग्रेस और सपा के कई विधायकों ने आपका होते हुए भी आपके साथ वफादारी नहीं की, क्रॉस वोट किया, लेकिन ये समझने की, ये टटोलने की कोशिश आपने की कि आपके विधायक क्यों बागी हो रहे हैं, क्यों आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, इसको टटोलने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है जब उसने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी वसूली कर रही है और ये वसूली का पैसा इस सारे समस्याओं की जड़ है। इसी वसूली के पैसे से लगातार एक तरफ जो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाली जा रही, कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेता तोड़ो एमएलए तोड़ो यात्रा निकाली जा रही। जहां जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंच रही, उसके पहले उस राज्य में इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हुए पैसे के माध्यम से, इसी मनी लॉन्ड्रिंग से मिले हुए पैसे के माध्यम से उस प्रदेश के नेताओं को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरह का साइकोलॉजिकल वारफेयर है भारतीय जनता पार्टी का, ताकि वो ये साबित कर सके देश की जनता में कि इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जमीन पे हकीकत कुछ और है ऋषि जी। भारतीय जनता पार्टी जितना इस तरह का कुकृत्य कर रही है, जनता के बीच उसकी उतनी इमेज खराब हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है ये दिखाने की जनता को कि इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें कोशिश करेगी? ये तो इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है, ये तो आपके पार्टी के नेताओं ने खुद ही साबित किया, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, नीतीश कुमार, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो बीजेपी इसमें क्या कर सकती है, ये बताइए। आपके नेता, आपके गठबंधन के साथियों को आप लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। आप लोग बात तो करते हैं दूर दूर की, मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की लगातार आप बात करते हैं, लेकिन आपके साथी आपके कहे में नहीं है, तो क्या करेंगे उसमें? ऋतु जी, देखिए, सवाल इस तरह के सवाल जो लगातार चैनल द्वारा पूछे जा रहे हैं, और ये सवाल कुछ ऐसे सवाल है जिसको लगता है कि इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इसका जवाब सिंपल है कि जो कार्रवाई या जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है पैसे के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, ये कोई मामूली बात नहीं है ऋषु जी कि इतनी बड़ी आताताई सत्ता के सामने हर आदमी अडिग होकर के खड़ा रह सके। हर आदमी के पास वो मादा नहीं है, राहुल गांधी जैसा मादा, अखिलेश यादव जितना मादा, तेजस्वी यादव जितना मादा। चुनावों में आप लोग हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर आप लोग दोष मढ़ देते हैं। अगर आपकी पार्टी के लोग दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि सीबीआई का, ईडी का डर है और बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि जो आपके दल को छोड़कर जाते हैं उसके बाद आप इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आप उनके मन की स्थिति समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जवाब लूंगी सर, वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन संदीपन शर्मा जी, कांग्रेस में जिस तरह से खींचतान है, इसका असर इंडिया गठबंधन की अगुवाई पर पड़ेगा क्या? और क्योंकि जिसकी अपनी पार्टी पर पकड़ ना हो, दूसरे दल उसकी अगुवाई क्यों मानेंगे? ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, इसमें एक चीज ये याद रखिए कि कर्नाटक में भी एक विधायक ने अपनी अंतरात्मा के जोर पर वोटिंग की है। तो प्रॉब्लम पार्टी की नहीं होती है, प्रॉब्लम ये कि किस पार्टी को देने के लिए सामने वाले के पास क्या है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में 2 चीज होती है, ग्रीड एंड फियर। वही पॉलिटिक्स में होता है, या तो डरा के, या फियर से, या फिर ग्रीड से। आज की तारीख में अंतरात्मा इन्हीं से चलती है। तो कांग्रेस की स्थिति का, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का इससे कोई लेना देना है नहीं। जिस दिन कांग्रेस के पास ये क्षमता होगी कि बाकी लोगों को कुछ दे सके या उनके फियर का इस्तेमाल कर सके, तो बाजी पलट जाएगी। और पॉलिटिक्स में जैसे भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि
कांग्रेस जो है वो 15 सीट पे गठबंधन करके लड़ रही है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी जमाने में बीजेपी भी 2 सीट से आगे बढ़ी थी। तो पार्टियों के ऊपर नीचे आने का वक्त और अच्छा समय बुरा समय चलता रहता है और ये साइकिल बदलती रहती है। किसी जमाने में कांग्रेस का 45% वोट मिला करते थे इंडिया में, जो आज बीजेपी 38% भी क्रॉस नहीं कर पाई आज तक। तो ये कहना कि देश की समझदारी पे शक करना, कि लोगों को ये कहना कि लोगों की समझदारी पे शक करके कहना कि कौन कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, ये सब तात्कालिक बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी भले ही इस बार नारा दे रही है कि अब की बार 400 के पार, लेकिन ये तो सिर्फ नारा है। कांग्रेस ने तो अपने समय में करके भी दिखाया है। कांग्रेस ने करके दिखाया। नेहरू के जमाने में लगातार 3 बार उन्होंने 45% से ज्यादा वोट किए थे। कांग्रेस ने जरूर जब उनको मिली थी 400 के आसपास थी, तब इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर थी, लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस 70 to 75% सीट इंडिया में जीतती आई है और बीजेपी तो आज उसके आसपास भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि जिस दिन ये साइकिल बदलेगी, जिस दिन कांग्रेस इस स्थिति में आ जाएगी कि वो दे सके किसी एमएलए को प्रलोभन या उनके फियर का इस्तेमाल कर सके, तो बाजी पलट जाएगी। तो इसका कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बाजी पलट सकती है, लेकिन जो मनोदशा है विधायकों की, उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना पड़ेगा प्रखर सिंह जी, क्योंकि पार्टी अपने विधायक को सम्मान दे, उनकी बातों को सुने, वो आप लोग करते रही हैं। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सर, क्योंकि यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। चलिए, हिमाचल में देखिए मीटिंग चल रही है, उसका सारण निकल जा रहा है। मैंने आपको बताया वहाँ सरकार है, रहेगी। अब चलिए आप महाराष्ट्र में आइए। राज्यसभा की मजबूरी थी, इसलिए अशोक चौहान चले गए। अभी मिलिंद देवरा देखिए चुनाव के चक्कर में जा रहे हैं। तो भैया अगर कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए चला जाए तो फिर ये राजनीतिक मजबूरी थोड़ी है, पर्सनल फायदा है। हेमंत शर्मा को वहां पर इनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, उसके बाद ईडी सीबीआई से डराया, उसके बाद वहां ले लिया। अब आप देखिए अजीत पवार जी पर कितने आरोप लगाए थे, किस तरीके की वो थी, उसके बाद भाई इनको इतना बड़ा पद दे दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। तो कोई भी फायदे के लिए अपना जाना चाहता है वो जाएगा, उसको कहाँ रोका जा सकता है। देखिए हम अपोजिशन में हैं, हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई बहुत इजी नहीं होती, बड़ी टफ लड़ाई है। हर आदमी का टेम्परामेंट नहीं होता, हर आदमी नहीं लड़ पाता। जो लड़ेगा इस तानाशाही गवर्नमेंट के खिलाफ वो लड़ रहा है। अब राहुल जी सड़क पर लड़ रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। हमारा जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो तैयार कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया है, चुन के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बता दे कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया हो, या कि परिवारवाद का तो बड़ी तेज आरोप लगाते हैं। जितने उनके दल है, जिन से उन्होंने कर रखा है, वो सब परिवारवाद। क्या संजय निषाद का परिवार नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो परिवारवादी नहीं है? किसकी पार्टी बोलेंगे? ये जिस पर जो बोलते हैं उसको अपने ऊपर लागू करते हैं। लेकिन बड़ी चीज तो ये है ना कि आपके परिवार को तोड़ रहे हैं, आप लोगों के परिवार को तोड़कर अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं। उस पर भी तो जरा ध्यान दीजिए। लोकसभा चुनाव में अब कितने दिन शेष रह गए हैं सर? बीजेपी कह रही है कि सपा कांग्रेस में भगदड़ है, सबने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, और इसी तरीके से सब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आपको और सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते रहे तो क्या होगा? जो भी नेता सपा के अपने दिल की आवाज या अंतरात्मा की आवाज सुन के चले गए हैं, वो सारी आत्माएं इस चुनाव में भटकेंगी। जब वो भटकेंगी जनता के पास, क्योंकि देखिए उनको वोट समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लिए दिया गया था। हालांकि उनके प्रवक्ता बैठे हैं, मगर मैं बोल दे रहा हूं कि समाजवादी विचारधारा की वजह से वोट उनको दिया था जनता ने। अगर उनका ये जो अंतरात्मा पलट रही है तो जनता उस आत्मा को डंडे से बताएगी, भटकाएगी इतना चुनाव में कि उनको सबक सीख जाएंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति जीत के आता है तो उस पार्टी के विचारों से जीत के आता है, उस पार्टी की नीतियों से जीत के आता है, और वो अपने पर्सनल फायदे के लिए जाता है। तो जनता का देखिए, जनता हम तो हर 5 साल में जनता का चुनाव आना है, जनता के दरबार में आपको जाना है और जनता से आपको वोट की बात करनी है, और जनता ही सबक सिखाती है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, जनता से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये बताइए प्रशांत शर्मा जी, क्योंकि कोई एक राज्य नहीं है जिसकी हम बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन जोड़ तोड़ की रणनीति करके आपने उस राज्य को अपने पाले में ले लिया। तो इस तरह की चीजें क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए सही है? और इससे आप लोगों की छवि भी बहुत धूमिल हो रही है। आप इस खुशी में ना रहिए कि आप राज्यों में सरकार बना लेते हैं जोड़ तोड़ करके, या कैसे भी विधायकों को कुछ भी प्रलोभन देकर। जनता सब कुछ देख रही है। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में इस बार 400 के पार, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार
पासा जो है वो पलट जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 और एनडीए 400 पार जाएगा। और जिस प्रकार से ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों को तोड़ती है, तो ये रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, जिन्होंने बिना किसी कारण के सरकारें तोड़ी है। और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भुगता है। इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी के लोगों, उस प्रवक्ताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश आगे बढ़ रहा है। ये राहुल गांधी जी हो गए, इनके परिवार के सारे लोग आज पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जितने कदावर नेता थे इनके पास, वे आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार से, उनके कार्य प्रणाली के दम पे जो है उनके ओर खींचे आ रहे हैं। इस प्रकार ये नेतृत्व एक बहुत बड़ी बात किसी भी संगठन में होता है। कांग्रेस पार्टी उस संगठन से जूझ रही है, उनके पास एक सशक्त नेतृत्व नहीं है। और ये आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कोई कुछ नहीं है, केवल मात्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनके इर्द गिर्द जो है वो पूरी कांग्रेस पार्टी घूम रही है। आप बताएं कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन का क्या हुआ? आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में लोकसभा के चुनावों में गठबंधन क्यों नहीं है? ऐसे कोई गठबंधन होता है क्या? ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कुछ नहीं है। जिस प्रकार की ठीक है, लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है ना कि कोई उनकी आंखों में इस तरीके से धूल झोंक सके। लोग, जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है। चलते चलते आखिरी सवाल संदीपन जी, और संक्षेप में चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है सर मेरे पास। सर, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्षी एकता के प्रयास हो रहे हैं, डर कर, देख कर, संभल कर मित्र बनाए जा रहे हैं, इधर घर में भेदी निकल रहे हैं। सर, जब दिल टूट रहे हैं तो दलों का जोड़ कैसे चलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दलों का जोड़ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कांग्रेस और जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज है, उनके जो सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप है, उनको मालूम है कि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है, और उस कारण वो उस पार्टी की तरफ जाने को इच्छुक है, तत्पर है जो सत्ता में आने वाली है। तो दिल टूटने की बात से ज्यादा ये है कि ये, जैसे रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था कि वो सबसे बड़े वेदर साइंटिस्ट है, तो दल बदल और ये जो वेव है दिखा रही है कि सत्ता के बयार किस तरफ बह रही है। और ये चाहे गठबंधन किसी भी तरीके का हो जाए, लेकिन उससे लग रहा है कि जो नीचे की लीडरशिप है उसको लग रहा है कि बीजेपी में जाने से ज्यादा फायदा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।